गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वंस अगेन आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो बहुत ही स्टैटिक्स और बहुत ही जो मज़ेदार सेक्शंस है ज्योग्राफी के, उसमें चर्चा की जाएगी प्रश्नों के माध्यम से। तो बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए और सपनों को पूरा कीजिए। ऑल द बेस्ट। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज या आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। किस किस से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक जानकारी मिलती है? मिटोर्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, वॉल्केनिक एरप्शन। अंदर से जो कुछ निकलेगा वो चीज़ ना जानकारी मिलेगा। मिटोर से कहाँ से मिल जाएगा? ग्रेविटेशन से नहीं, तो वॉल्केनिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली चार तो डेफिनेटली आंसर होगा, और चार ही इसका सही जवाब है। 1 2 3 4 सब के सब सही है। इसमें सभी के सभी जो है ना, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि पृथ्वी का रेडियस जो है वो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। तो कोई वहाँ पहुँच तो नहीं सकता है केंद्र तक, लेकिन इसके ऑब्जर्वेशन कैसे इकट्ठे किए जाएंगे? तो कुछ सैंपल्स है, कुछ मटेरियल्स है, इसको समझने के लिए कि पृथ्वी का अंदर में क्या चल रहा है, इसके इंटीरियर हिस्से में क्या क्या घटनाएं नेचुरल से हम लोग प्राप्त करेंगे। या तो सरफेस पे मिलेगा या तो उसके अंदर मिलेगा। तो हम लोगों को अगर पृथ्वी का जियो फिजिकल समझना है, तो इसके लिए जैसे वोल्केनिज्म है, अर्थक्वेक को समझना है, तो इसमें मदद मिल सकता है। टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम। इसके अलावा अगर आपको समझना है कि ये पूरा एटमॉस्फेयर बना कैसे, आगे क्या क्या हो सकता है संभावनाएं, फ्यूचर डीप सी मिनरलेशन होने वाला है, तो कुछ इसके डायरेक्ट सोर्सेस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस होते हैं। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानना है तो कुछ डायरेक्ट सोर्सेस, जैसे कि डीप अर्थ माइनिंग कराइए या फिर ड्रिलिंग कराइए, उससे कुछ आपको पत्थरों की या चट्टानों की आंतरिक जानकारी, अंदर की बातें पता चलेगी कि अंदर क्या है। जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, दूसरा एक तरीका है डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का। एज एन व्हेन द मोल्टन मटेरियल, जैसे कि मैग्मा इज थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन, इट बिकम्स अवेलेबल टू द लेबोरेटरी एनालिसिस। इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात करें, जैसे कि Meteors and Earth are the solar system objects that are born from the same nebular clouds. Thus, they are likely to have a similar internal structure. Gravitation force is not the same at the different latitudes of the surface. On the surface, it is greater near the poles and less at the equator. This is because of the distance from the center at the equator being greater than that the poles. The gravity values also differ according to the mass of the material. The even of the mass, uneven distribution of mass of material within the earth influences this value. Such a differences is called gravity anomaly. इसको gravity anomaly कहा जाता है. Gravity anomalies gives us information about the distribution of mass of material in the crust of the earth. मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ले तो जियो डायनोमो इफेक्ट हेल्प्स साइंटिस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द अर्थ's core. Shifts the magnetic field also provide clues to the inaccessible iron core. Consider the following statement regarding earthquake waves. P waves cannot pass through the liquid or gases. क्या P wave लिक्विड और गैस से पास नहीं कर सकता है? S wave can travel in all medium. L waves are responsible for the most destructive forces of the earth, which are the correct. केवल और केवल 3 सही है। देखिए, अर्थक्वेक वेव्स की बात करें तो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर, डेप्थ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है वो 200 किलोमीटर गहराई तक है। द अर्थक्वेक वेव्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द सेस्मोग्राफ and are 3 types. P waves, this is called primary waves, longitudinal नेचर का है,
एस वेव्स देखिए सेकेंडरी वेव्स है और ये ट्रांसवर्स नेचर का है। एल वेव्स या सर्कस वेव्स। प्राइमरी वेव्स पी वेव्स, they are also called as the longitudinal or compressional waves. Particles of the medium vibrate along the direction of the propagation of the wave. P wave move faster and are first to arrive at the surface. These waves are high frequency. They can travel in all mediums. Velocity of P waves in solid is greater liquid than gases. The velocity depends upon the shear strength या फिर elasticity of the material. The shadow zone of P waves is an area that corresponds to the angle between 103 to 142, 103 से 142 के बीच में जो एंगल बनता है ना, तो वहाँ पर वेव्स को मतलब पकड़ा नहीं जा सकता है, मतलब इसको शैडो जोन बोलते हैं और ये थोड़ा सा कम होता है पी वेव्स के लिए। सेकेंडरी वेव्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो कोल्ड ट्रांसवर्स और डिस्टोर्शनल वेव्स। इसको ट्रांसवर्स बोलिए, डिस्टोर्शनल बोलिए, ये मतलब वाटर के रिपल के जैसा ही है, लाइट वेव्स के जैसा है। S waves arrive at the surface with some time lag. A secondary wave cannot pass through the liquid or gases. These waves are high frequency waves, travel at a varying velocities proportional to shear strength through the solid part of the Earth's crust mantle. The shadow zone of S waves extend almost halfway around the globe from the earthquake focus. Surface waves, they are also called as a long period waves. They are low frequency, long wavelength, and transverse vibration. Generally affect the surface of the Earth only and die out at smaller depth. Develops in the immediate neighborhood of the epicenter. They cause displacement of rocks and hence the collapse of the structures occurs. These waves are responsible for the most destructive forces of the earthquake recorded last on the seismograph. Consider the following statement. Gutenberg discontinuity separate the crust from mantle. Mohorovic discontinuity lies between the mantle and the outer core. Aluminum is the most abundant metal in the Earth's crust. Asthenosphere is the main source of magma during the volcanic eruption. Which are the correct about given statement? You know, first statement, second statement. I think you should be out of them. 3 and 4 is the right answer. गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यू मतलब लाइज बिटवीन द मेंटल और आउटर कोर। मेंटल और आउटर कोर के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। दिस इज लाई बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई में है। मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी, इट सेपरेट द क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। इट्स एवरेज डेप्थ जो है ना वो 35 किलोमीटर में है। ये जो है ना क्रस्ट और मेंटल के बीच में पड़ता है। तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है कौन, या मेंटल को क्रस्ट से अलग करता है कौन? मोहरोविक। और इसका एवरेज डेप्थ जो है वो 35 किलोमीटर की गहराई पर है। अल्मुनियम जो है ना वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है धरती के क्रस्ट में। उसके बाद आयरन है, फिर कैल्शियम है। अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कोल्ड एस्थेनोस्फेयर। जो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है ना उसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर है एस्थेनोस्फेयर का। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक एरप्शन। इट हैज़ अ डेंसिटी हायर देन द क्रस्ट। इसकी डेंसिटी क्रस्ट से भी ज़्यादा है। Which of the following is are effects of the process of weathering? वेदरिंग के क्या क्या मतलब प्रभाव हैं? एक तो फॉर्मेशन ऑफ सोइल, नेचुरल सोइल इनरिचमेंट, लॉस ऑफ एरेबल लैंड। वेदरिंग से लॉस ऑफ एरेबल लैंड होता है क्या? ज़मीन तो वही रहेगा, लैंड का लुप्त तो नहीं होगा, बल्कि लैंड तो वही रहेगा। लैंड की एक्टिविटी या लैंड की प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो 1 और 2 आंसर होगा।
Weathering is defined, this is a mechanical disintegration and chemical decomposition of the rocks through the action of various elements of weather और क्लाइमेट। तो वायुमंडल और वातावरण के आपस में बहुत सारे और भी फैक्टर्स जो मिलकर एक तरह से चट्टानों को उसकी मतलब औकात बताते हैं कि तुमको हम कितना पीस देंगे। एज अ वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन वेदरिंग, हालांकि इसमें किसी मोशन का लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ पर पत्थर जो है अपने सौ स्थान में बना रहे। इट इज इट इज इन सीटू, या फिर कह सकते हैं ये ऑन साइट प्रोसेस है, ऑन साइट प्रोसेस है वेदरिंग। कुछ इसके इंपॉर्टेंस देख लीजिए, जैसे कि वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। दूसरा है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्प इन द इनरिचमेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर। तो ये आप इम्पोर्टेंट जो और देख रहे हैं, इसका इनरिचमेंट बढ़ने का कारण है वेदरिंग, क्योंकि रॉक को छील के एक तरह से डिपॉजिट कर देता है वो। वेदरिंग हेल्प्स इन सॉइल इनरिचमेंट, सॉइल के प्रोडक्टिविटी इनरिचमेंट को भी बढ़ाता है, घटाता भी है, ऐसा बात नहीं है। विदाउट वेदरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सेम valuable material may not be sufficient and economically viable to exploit the process and refine. This is what called enrichment. When weather material is eroded by rivers or winds, that leads to the removal of the top fertile layer of the soil. This layer is rich in essential nutrients required by the soil plants, required by the plants and soil. Thus, the loss of arable land is the effect of the erosion, not the weathering. ये लॉस ऑफ एरेबल लैंड जो है ना, वो इरोजन का प्रभाव है, वेदरिंग का प्रभाव नहीं है। इरोजन इज ए मोबाइल प्रोसेस है ना, इरोजन एक गतिमान प्रक्रिया है, जबकि वेदरिंग तो स्टैटिक प्रोसेस है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर्स, इसमें कौन से सही हैं। एक है फ्यूजी प्लेट, कॉक्सस प्लेट, नाचका प्लेट, कहाँ कहाँ पे है। Those are the correctly matched। दो, तीन या एक, केवल एक सही दिया हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट इज a massive irregularly shaped slab of solid rock generally composed of both continental भी हो सकता है, oceanic lithosphere भी हो सकता है। Tectonic plate may be continental plate, oceanic plate, depending upon which of the two occupies the larger proportion of the plate. The Earth's lithosphere is divided into 7 major और some of the minor। मेजर में अंटार्कटिका और इसके चारों तरफ ओशनिक प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका और ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, यूरेशिया और कुछ इसके आसपास के जो प्लेट्स हैं। कुछ माइनर प्लेट्स अगर देखा जाए तो कॉक्सस प्लेट, जो कि सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, कॉक्सस प्लेट। नाचका प्लेट ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। अरेबियन प्लेट ये मोस्टली सऊदी अरेबियन लैंडमास को ही बोल सकते हैं आप। फिलीपींस या फिलिपाइन प्लेट ये बिटवीन एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। फिलीपीन एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। कैरोलाइन प्लेट जो है ये बिटवीन द फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट। फ्यूजी प्लेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। एक है टर्किश प्लेट, एक है एजियन प्लेट, ये मेडिटेरियन रीजन में है, एजियन। और कैरेबियन प्लेट भी है। देयर आर मेनी मोर माइनर प्लेट्स अदर देन above. Most of these minor plates were formed due to the stress created by converging major plates. Example, the Mediterranean Sea is divided into a numerous minor plates due to the compressive force exerted by the Eurasian
and African plates. Consider the flowing land mass: penny plain, alluvial fens and cones, gullies, natural leaves, terraces. इसमें से कौन कौन से डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स है? अभी फ्लूवियल फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंड फॉर्म कौन कौन सा? डिपॉजिट से कौन कौन बना है? एक तो अलुवियल, गुल्लीज तो बनेगा नहीं डिपोजिशन से, वो तो कटाव से बना है। दो डेफिनेटली होगा, दो और एक, दो और चार इज द राइट आंसर। नेचुरल लीव्स, देखिए लैंड फॉर्म क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशनल एक्शन, या तो इरोजनल से बनेगा, या तो डिपोजिशन से बनेगा, या तो डिग्रेडेशनल से बनेगा, या तो एग्रेडेशनल से बनेगा। अगर वो रनिंग ऑफ वाटर से बन रहा है तो डिपोजिशन से हो रहा है, जैसे कि फ्लूवियल लैंड फॉर्म। फ्लूवियल प्रोसेस में भी डिवाइडेड इनटू 3 फिजिकल फेजेस। इरोजन होता है उसमें, उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर जाके वो फाइनली डिपोजिट हो जाता है कहीं पर। पेनी प्लेन, गुलीज एंड टेरेसेस आर द फ्लूवियल इरोजनल लैंड फॉर्म। ये पेनी प्लेन हो, गुलीज हो और टेरेसेस जो बनता है, ये वास्तव में एक तरह से इरोजनल लैंडफॉर्म के निर्माण है। जबकि अलुवियल पेन्स, अलुवियल फेंस हो, या फिर पोन्स जो बनता हो, या फिर नेचुरल लीव्स, ये फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। टेरस, टेरेसेस क्या है? टेरेसेस ये स्टेप्ड बेंचेज अलोंग द रिवर कोर्स इन द फ्लड प्लेन, उसको टेरेसेस बोलते हैं। टेरेसेस रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ फॉर्मर वैली floor and recommends or remnants of a former or older floodplains. Gullies. Gully is an incised water-worn channel which is particularly common in semi-arid areas. It is formed when water from overland down a slope, especially flowing following heavy rainfall. It is concentrated into the reels which merge and enlarge into a gully. The ravines of the Chambal Valley in the central India and chores of Hoshiarpur in Punjab, example of gullies. Penny plain or penny plain. This refers to the undulating, featureless plain punctuated with the low-lying residual hills of resident rocks. It is considered to be an end product of an erosional cycle. Penny plain, gently undulating, wave-like, almost featureless plain that, in principle, would be produced by fluvial erosion that would, in course of the geologic time, reduce the land almost to the vessel level, leaving so little gradient that essentially no more erosion cloud occur. Alluvial fens and cones. When a stream leaves the mountains and comes down to the plains, its velocity decreases due to the lower gradient. As a result, it shed a lot of material which it has been carrying from the mountains at the foothills. The deposited material acquires a conical shape and appears as a series of continuous fanes. These are called alluvial fanes. Such fanes appear throughout the Himalayan foothills in the northern Indian plains. Natural levees. These are the narrow ridges of low height on both sides of the river, formed due to the deposition of action of the stream.
appearing as a natural embankments. These act as a natural protection against the flood, but a breach in the levee causes sudden floods in adjoining areas, as it happens in the cause of Wango River in China. Landforms like Ariti, Drumlin, Asgar, Esker are seen in glacier. Arti, Drumlin, Esker landforms are created by glaciers. A glacier is a moving mass of ice at speeds averaging few meters a day. Glacier during its lifetime creates various landforms which may be classified into erosional and depositional landforms. Ariti, yeah, Ariti, it is a steep-sided, sharp-tipped summit with the glacial activity cutting into form of two sides. Esker, it is widening ridge of the unassorted deposition of rock, gravel, clay, etc. running along a glacier in a till plain. The esker resemble the features of an embankment and are often used for making roads. Drumlin, it is an inverted boat-shaped deposition in till plain caused by deposition. Consider the following characteristics: cover 75% of Earth's crust, but volumetrically occupy only 5%. Presence of fossils of plants and animals allows us a percolation of water. It's a sedimentary rock. Sedimentary rocks are formed as a result of denudation, weathering, or erosion. These deposits, through compaction, turn into rocks. This process is called lithification. They cover 75% of the Earth's crust, but volumetrically occupy just only 5%. They are layered or stratified or of varying thickness. Example: sandstone, shale. Chief characteristics of sedimentary rocks are: these rocks consist of a number of layers of strata. These rocks are characterized by marks left behind by the water currents and waves, etc. These rocks have fossils of plants and animals. These rocks are generally porous and allow water to percolate through them. Spread of the sedimentary rocks in India. Alluvial deposits in Indo-Gangetic Plain, coastal plain are the sedimentary accumulation. This deposition contains loam and clay. Different varieties of sandstones are spread over Madhya Pradesh, eastern Rajasthan, parts of Himalaya, Andhra Pradesh, Bihar, Odisha. The Great Vindhyan Highland in the central India consists of sandstone, shales, limestone. Coal deposits occur in the river basin of Damodar, Mahanadi, Godavari, in the Gondwana sedimentary deposit. Granite under the influence of pressure turn into schist. Sandstone under the influence of heat turn into the marble. Just reverse the question. I think D is the right answer. Metamorphism. This is a process by which already consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization.
of the materials within its original rocks. As a result of the thermal metamorphism, sandstone changes into quartzite and limestone into the marble. Under high pressure, granite is converted into gneiss. Clay and shale are transformed into schist. तो ग्रेनाइट कन्वर्ट होता है नीस में, क्ले और सेल जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है सिस्ट में, और जब ज़रूरत से ज़्यादा लाइमस्टोन पर प्रेशर पड़ता है तो वो चेंज हो जाता है मार्बल में, और सैंड स्टोन जो होता है वो बदल जाता है क्वार्टजाइट में। ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एरुक्वेट डेल्टा? एरुक्वेट डेल्टा नर्मदा 1 and 3, नर्मदा को छोड़कर गंगा और इंडस और कुवेट। ए डेल्टा इज ए ट्रैक्ट ऑफ एलुवियम at the mouth of the river. It deposits more material than it can be carried away. जितना ढो नहीं सकता उससे ज़्यादा वहाँ लाके जमा कर देता है। The river gets divided into many distributaries which may further divided and rejoin to form the networks of the channels. Arcuate या फिर fan shaped delta. This type of delta result when light deposition give rise to a shallow shifting distributaries and a general fan shaped profile. Example: Nile, Ganga, Indus. Which of the following mountains are tectonic in origin? Tectonic: fold mountain, relic mountain, block mountain, volcanic mountain. Tectonic origin. टेक्टोनिक से क्या उत्पन्न हुआ होगा? ऑप्शन आर गिवन. फोल्ड, volcanic, 1/4 should be in part. C is the right answer. 3 is also block mountain but not relic mountain. Based on mode of origin of the mountains are classified into tectonic, that means original mountains, और relic, that means residual और सड़ के गल के बना है क्या, ठीक है, या इरोजनल माउंटेन को relic या residual बोल सकते हैं। और tectonic mountains are the product of tectonic forces. Let's see. The tectonic mountains are categorized into fold mountains जैसे कि हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है। ब्लॉक माउंटेन्स जैसे कि जो धस के बनता है, भोजेज माउंटेन इन फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, विंध्या और सतपुड़ा जो है वो ब्लॉक माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। वोल्केनिक माउंटेन्स कासगेट रेंज इन यूएसए में है, कासगेट, माउंट केनिया है, माउंट किलिमंजारो है, माउंट फुजियामा है, ये सब वोल्केनिक इरप्शन से बनता है। रेलिक्ट या रेजिडुअल या फिर रेसिडुअल माउंटेन्स जैसे कि अरावली भारत में है, उराल्स जो कि रसिया में है, आर द रेमनेंट्स ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ये कोई माउंटेन रहा होगा, उसको मतलब लगातार क्षय के कारण वो बचा है उसका अवशेष, तो उसी को बोलते हैं पुराने फोल्ड माउंटेन्स का क्षय होते होते जो शेष बच गया है। रेजिडुअल्स माउंटेन में ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम प्लेटूड्स which have been dissected by rivers into the hills and valleys. जब कोई पठारा अगर किसी नदी के रास्ते में आ जाता तो नदी भी उसको काट के पर्वत कर देती है, वो भी हो सकता है। Consider the following statements. The differences in the internal forces operating within the earth are responsible for uneven surface of the earth. अच्छा, exogenic forces are mainly land building forces and endogenic forces are mainly land wearing. ये दो प्रकार का है, एक अंतर्जात, एक बहिर्जात। ये जो एक्सोजेनिक बाहरी जो होता है वो बिल्डिंग निर्माण करता है, जबकि इंडोजेनिक जो होता है वो कुछ टूट फूट करता है। क्या डिफरेंसेस है आपको पता होना चाहिए, एक्सोजेनिक, इंडोजेनिक।
और इंटरनल फोर्स जो अंदर से लग रहा है धरती के अंदर से ही, वो धरती के जो अनइवन सरफेस है उसके निर्माण में एक तरह से कारक है। तो बिल्कुल आप सही पकड़े हैं पहला वाला। अर्थ का जो क्रस्ट है वो डायनेमिक है, इट मूव्स वर्टिकली, वर्टिकली भी बढ़ रहा है, हॉरिजेंटली भी, दोनों तरफ से गति कर रहा है। द डिफरेंस इन द इंटरनल फोर्सेस operating from within the earth which build up the crust have been responsible for variation in the outer surface of the crust. The earth's surface is being continuously subjected to by external forces originating within the earth's atmosphere or by internal forces from within the earth. The external forces, that is known as exogenic forces, and internal forces are called endogenic forces. The action of exogenic forces result in wearing down. एक्सोजेनिक से वेयरिंग डाउन होता है, डिग्रेडेशन होता है, रिलीफ एलिवेशन ऑफ एंड फीलिंग ऑफ द अग्रेडेशन एंड बेसिन डिप्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस. द इंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूसली एलिवेट या फिर बिल्ड अप द पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एंड हेंस द एक्सोजेनिक फोर्सेस हेल्प to even out of the relief variation of the surface of the earth, so the variation remains as long as the opposing action of exogenic and endogenic forces continue. In general terms, the endogenic forces are mainly land building, while exogenic forces are mainly land wearing of forces. Consider the following statements. Primordial heat from the origin of the earth is responsible for the exogenic geomorphic process. Primordial heat from the origin of the earth is the responsible for the exogenic geomorphic process. Dystrophism, dys- dystrophism is a process which leads to the formation of ocean basin and continents, which are the correct. Okay, B is the right answer. The energy emanating from within the earth is the main force behind the endogenic geomorphic process. This energy is mostly generated by the radioactivity, rotational, tidal friction, या फिर primordial heat from the origin of the earth. All processes that move, elevate, or build up the proportion of the earth's crust come under the diastrophism. Diastrophism, जिसमें मूव हो, बिल्ड हो, एलिवेट हो, अर्थ का क्रस्ट ऊंचा हो रहा है, गति कर रहा है, सब के सब का कारण है डायस्ट्रोफिज्म. डायस्ट्रोफिज्म ऑल्सो कॉल्ड टेक्टोनिज्म, लार्ज स्केल deformation of earth's crust by natural process which leads to the formation of continents and ocean basin, mountain system, plateaus, rift valleys. Other featured by mechanisms such as lithospheric plate movement, volcanic loading. Consider the following. All exogenic geomorphic processes derive their ultimately energy from the sun. The process of denudation does not depend upon the physical condition of the rock. Absolutely incorrect. Only and only one is the right. Exogenic या exogenic forces, the process derive their energy from atmosphere determined by the ultimate energy from the sun and also gradients created by tectonic factors.
Denudation depends on the physical fold, faults, orientation, inclination of weights, presence or absence of joints, bedding planes, hardness or softness of the component of the minerals, permeability, the chemical susceptibility of mineral component to the corrosion, properties of rocks. Which of the following result of a weathering? Weathering के परिणाम क्या क्या है? Changes in landforms, biodiversity और enrichment and concentration of pores, सबके सब सही हैं. Weathering process are the responsible for breaking down the rocks into the smaller fragments and preparing the way for the formation of not only regolith and soil but also the erosion of the mass movement. Biomes and biodiversity are basically a result of vegetation, and forest depends on the depth of the weathering mantles. Erosion cannot be significant if the rocks are not weathered. That means weathering aids mass wasting, erosion, reduction of relief, and changes in landform are a consequence of erosion. Weathering of rocks and deposits helps in the enrichment and concentration of certain valuable ores of iron, manganese, aluminum, copper, etc., which are the great importance of national economy. With the reference to the intrusive volcanic landforms, what are the batholiths? Batholith say these are the large rock masses formed due to the cooling down and solidification of hot magma inside the earth. It's a large rock mass formed due to the cooling of the lava और सॉरी डाउन द सोलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा. अंदर ही गर्म हो जाए बेटा, अंदर ही ठंडा हो जाए. पृथ्वी के इनसाइड में ही अगर कोई चीज़ हॉट मैग्मा और ठंडा हो जाए और बहुत बड़ा पत्थर, उसी को बैथोलीट बोलते हैं. बैथोलीट. इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स विद इन द क्रस्ट. क्रस्ट के अंदर ही बड़ा ठंडा हो गया तो इससे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनता है ना. बैथोलीट जो है उनमें से एक है. वो बैथोलीट जो है ना, large rocks masses formed due to the cooling down and solidification of hot magma inside the earth. They appear on the surface only after the denudation process remove the covering layer material. जैसे जैसे पृथ्वी का वो छीलेगा, जैसे जैसे छिलते जाए तब वो बाहर आएगा, बाहर निकल जाएगा. After the denudation process remove the overlying material. Batholith forms the core of the huge mountains. किसी भी चट्टान का मतलब एक तरह से अंतिम सिरा बोलिए तो चलेगा, या फिर कोई पर्वत है उस पर वो खड़ा है, मतलब उसके नीचे वो धंसा हुआ है, उसको बैथोलीथ बोल सकते हैं. तो बैथोलीथ इज द कोर ऑफ द ह्यूज माउंटेन्स एंड मे बी एक्सपोज ऑन द सर्फस आफ्टर. अगर वो पर्वत ही वहाँ से हट गया, आई मीन सड़ गया, गल गया, उसका नामो निशान मिट गया, तब उसको दिखेगा बैथोलीथ. दीज आर द ग्रेनाइट बॉडीज. ग्रेनाइटिक बना होता है, ग्रेनाइट चट्टान का है. कंसिडर द फॉलोइंग: क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, बसाल्ट, सिलस्टोन, डायोराइट. इसमें से इग्नोनियस रॉक कौन कौन सा है? इग्नियस तो आपको पता होना चाहिए. इग्नियस बेसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट. चलिए बताइए. 2 और 3 तो डेफिनेटली इज द आंसर शुड बी. तो 2, 3 और 5. और डायोराइट 2, 3, 5. ऐसे 2, 3 2 जगह था तो आप फंस जाते, लेकिन 2, 3 जगह है और फंस जाइएगा. इग्नियस रॉक इज वन ऑफ द 3 मेन रॉक. इग्नियस रॉक इज फॉर्म थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा. या तो अंदर अंदर बनेंगे या तो बाहर ही बन सकता है. दे मे फॉर्म विद और विदाउट क्रिस्टलाइजेशन. इसमें क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन नहीं भी हो सकता है.
या तो बिलो हो सकता है या बाहर हो सकता है, या तो इंट्रूसिव हो सकता है या तो एक्सट्रूसिव हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल इग्नियस रॉक का जैसे कि डायोराइट है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, टफ है, पुमाइस है। क्वार्जाइट इज ए क्वार्जाइट जो है ना वो मेटामॉर्फिक है क्वार्जाइट, वाइल सिलस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक। क्वार्जाइट जो है चेंज होकर बना है, ठीक है, और सिलस्टोन तो सेडिमेंट्री रॉक है, सिलस्टोन। कंसिडर द फॉलोइंग क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड कोर। अब पूछा है लिथोस्फीयर, विच ऑफ द एबव लिथोस्फीयर। तो लोअर मेंटल कौन कौन सा मतलब डिस्क्राइब करता है, क्रस्ट और लोअर मेंटल। ए रे, इसका एक और दो ही सही है, क्रस्ट और लोअर मेंटल नहीं, अपर मेंटल ही होगा ना, लोअर मेंटल तो नीचे हो जाएगा ना। तो लिथोस्फीयर एक रिजिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ अर्थ, धरती का जो सबसे ऊपरी हिस्सा देखते हैं ना उसी को लिथोस्फीयर बोल सकते हैं। वो लगभग लगभग 100 किलोमीटर गहराई तक, और 100 किलोमीटर की गहराई तक जैसे जाएगा ना उसको लिथोस्फीयर बोलेगा। तो कंसिस्टिंग द क्रस्ट इन सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेंटल, ऊपर का जो मेंटल है वहाँ से लेके पृथ्वी के ऊपरी सीमा तक जिसका विस्तार है 100 किलोमीटर के आसपास, तो उसी को कह सकते हैं आप लिथोस्फीयर, जिसमें आप सब कुछ देखते हैं। इट इज़ ब्रोकन इनटू द डजन सेपरेट रिजिड ब्लॉक्स और प्लेट्स, ये कई पर प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। Consider the following statement regarding convergent boundary interaction. They are convergent पूछ रहा है, convergent. They are constructive in nature, just opposite. They are responsible for the sea floor spreading and rift valleys. दोनों के दोनों गलत है। कन्वर्जेंट प्लेट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे के संपर्क में आना, नजदीक आना, एक दूसरे की ओर आना। Convergent plate boundary is formed when tectonic plates press into each other. They are also known as a destructive boundaries. These boundaries are often subduction zone, where the heavier plate slips under the lighter plate. तो भारी प्लेट नीचे धंस जाता है और उसके ऊपर हल्का प्लेट आ जाता है, और वहाँ पर एक क्रिएटिंग ए डीप चेंज, और वहाँ पर एक गहराई बन जाती है, खाई बन जाता है, गलता है वहाँ पर। अदर देन सबडक्शन जोन्स, इसके अलावा सबडक्शन जोन के अलावा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ऑल्सो लीड अ माउंटेन बिल्डिंग, इससे माउंटेन बिल्डिंग का फॉर्मेशन भी हो सकता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड भी बन सकता है, आर्क बन सकता है। इन द बोथ द कन्वर्जेंट प्लेन्स आर ओशनिक, अगर दोनों बटा ओशनिक है तो वोल्केनोज फ्रॉम ए कर्व लाइन ऑफ आइलैंड नॉन एज ए आइलैंड आर्क, तब उसमें वोल्केनोज जो बनेगा ना तो एक कर्व लाइन की तरह बनेगा, और उसको आइलैंड बोल सकते हैं आप, आइलैंड का चाप की तरह, विच इज पैरेलल टू ट्रेंच। डाइवर्जेंट बाउंड्री आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग एंड रिफ्ट वैलीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसा कैसे हो सकता है, एक दूसरे को बल देता है ना। वेदरिंग इज द इनिशियल स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, ये बात तो सही है। फिजिकल केमिकल वेदरिंग प्रोसेस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर डिफरेंट बट स्टिल इंटरडिपेंडेंट। फिजिकल हो या मैकेनिकल वेदरिंग, द प्रोसेस डिपेंड ऑन द सम अप्लाइड फोर्सेस दैट आर, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस such as overburden pressure, load, shearing stress, expansion forces due to the temperature changes, crystal growth or animal activity, water pressure controlled by the wetting, drying cycle. Chemical weathering depends on the group of weathering process जैसे कि solution, carbonation, hydration, oxidation, reduction act on the rocks to decompose.
dissolve, reduce them to a fine plastic state through the chemical reaction by the oxygen surface and are solid soil, water, other acids. Water, air, oxygen, carbon dioxide, along with heat must be present to speed up all the chemical reaction. Over and above the carbon dioxide present in the air, decomposition of plants, animals increases the quantity of carbon dioxide underground. This chemical reaction on various minerals are very much similar to the chemical reaction in a laboratory. These processes are interdependent. For example, availability of water and heat depends on the physical factors, while the chemical reaction depends on the availability of water and the heat. Weathering is the initial stage of the formation of the soil. Weathering is this name given the process by which the rocks are broken down to form soil. Rocks and geological sediments are the main parent materials soil. It is from the rocks and sediments that soil inherit their particular texture. Answer the following statement. Longitude helps in determining the intensity of sunlight received at a point. All longitudes are equal in length. Places of the east of the Greenwich meridian gain the time while those of the west lose the time. Of course, दो और तीन तो सही है. और लॉन्गिट्यूडनल क्या वास्तव में आपको लगता है कि सनलाइट किसी किसी पॉइंट पे सनलाइट का लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, डिटरमाइन करने में महत्व रहता है? क्या लगता है आपको? तो उसकी ऊंचाई पे डिपेंड करता है ना सनलाइट. लॉन्गिट्यूड से क्या फ़र्क पड़ेगा? एक ही स्थान पे एक ही लॉन्गिट्यूड में दो दो चीज़ हो सकता है, तो उसकी तुल्यता क्या अलग अलग होगी? तो मेरे ख्याल से एक नहीं होना चाहिए. दो और तीन द राइट आंसर. लेकिन लैटिट्यूड हेल्प्स. लैटिट्यूड जो है वो मदद करता है कि किस अक्षांश में है. लैटिट्यूड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट बिकॉज यू नो अबाउट दैट. इक्वेटर पे अलग है, इक्वेटर से ऊपर जाइएगा तो वहाँ पर सूरज की प्रकाश की मात्रा है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अलग है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप पढ़े होंगे ना. तो लैटिट्यूड्स हेल्प करता है डिटरमाइनिंग करने में इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट को रिसीव एट अ पॉइंट. दे डिवाइड अर्थ इनटू द टॉरिड, टेम्परेट, फ्रीज्ड. तो पृथ्वी को बांट दिया गया ना टॉरिड में, टेम्परेट में, उसका फ्रीज जोन में. ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं ना सब इक्वल है, लंबाई में सब बराबर है, क्योंकि ये तो बस एक लाइन है जो कि उत्तर दक्षिण से खींचा गया है. इच लाइन लॉन्गिट्यूड इक्वल्स हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस. और पृथ्वी के मतलब सरकमफ्रेंस के बराबर ही है, आधा आधा सरकमफ्रेंस के बराबर है, ऐसे खींचा गया है ना. ऑफ द अर्थ बिकॉज इच एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ से निकलता है, साउथ में घुस जाता है. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो एवरी 15 डिग्री, जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाइएगा हर 15 डिग्री में इसका लोकल टाइम 1 घंटा बढ़ जाएगा. जैसे 15 डिग्री छलांग मारिएगा एक घंटा और आगे बढ़ गए. जैसे और 15 डिग्री छलांग मारिएगा 2 घंटा आप आगे बढ़ गए. इफ़ वी गो वेस्ट वार्ड, अगर हम लोग वेस्ट वार्ड जाएंगे लोकल टाइम, तो आप 1 घंटा पीछे चले जाइए. तो हम कह सकते हैं कि जो भी स्थान जो ग्रीनविच के ईस्ट में पड़ेगा वो 1 घंटा गेन कर लेगा या फिर टाइम गेन होगा उसमें. जबकि जो भी प्लेस जो ग्रीनविच, क्योंकि 0 डिग्री मानक है जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरता है, उसके अगर आप पश्चिम में जाइएगा तो 1 घंटा आप लूज कीजिएगा, हर मतलब समय लूज कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सूरज बाद में उगता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डेज ऑलवेज अपीयर लॉन्गर देन नाइट्स एट द इक्वेटर. अच्छा, इक्वेटर पर दिन मतलब हमेशा लंबा होता है, रातें छोटी होती है. इसका कारण रिफ्रैक्शन है. सन का रिफ्रैक्शन होता है, प्रकाश का रिफ्रैक्शन के कारण. देयर इज ए फॉल इन टेम्परेचर एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं सूरज की प्रकाश की जो टेम्परेचर है वो घटती चली जाती है. बिकॉज ऑफ द जियोइड शेप ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का आकार ही वैसा है, जियोइड शेप का है इसलिए. एंड पोजीशन ऑफ द सन, और सन की स्थिति भी तो बदलती है. इंक्लिनेशन ऑफ सन का जो है वो थोड़ा अलग अलग है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं.
वाई डेज ऑलवेज अपीयर लॉन्ग देन नाइट्स, दिन हमेशा बड़ी क्यों होती है या फिर लॉन्गर क्यों होता है रातों की तुलना में इक्वेटर पर। ध्यान रहे केवल इक्वेटर की बात कर रहा हूँ। इफ़ देर इज ए नो एटमोसफेयर, अगर कोई एटमोसफेयर ना होता तो शायद कोई रिफ्लेक्शन ही ना होता और डे टाइम और नाइट टाइम शायद इक्वल होते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इक्वेटर पे अलग अलग होता है। हालांकि आपको इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मतलब जब दिन और रात बराबर होते हैं तो ऐसा तभी होता है। बट ड्यू टू द एटमोसफेयर द सन्स रेज गेट रिफ्रैक्टेड, चूँकि प्रकाश जो है बेंडिंग हो जाता है तो रिफ्रैक्शन इज पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग द मॉर्निंग, शाम के समय और सूरज उगते समय डूबते समय उसका रिफ्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सूरज के प्रकाश की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा स्लेंट होकर गुजरती है। इवन दो द एक्चुअल सन इज बिलो द होराइजन, अभी सूरज उगा ही नहीं है तो 2 मिनट पहले दिख गया, अभी सूरज डूबा ही नहीं है तो 2 मिनट पहले डूबा हुआ, तो डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता है, डूबने के पहले। तो इट अपेरेंट इमेज कुड अपीयर अबव द होराइजन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, दिस मैक्स द डे लॉन्गर, मैक्स द डे लॉन्गर, लेकिन एक्चुअली भी लॉन्गर नहीं होता है, लेकिन लॉन्गर दिखता है, प्रतीत होता है। द नाइट्स एट द इक्वेटर, वाई देयर इज अ फॉल इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं इक्वेटर को, इक्वेटर से 5 से 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, चूँकि पृथ्वी का आकार जियोइड है, मतलब जियोइड शेप का है ना, नारंगी आकार का है, ऊपर से धंसा हुआ है बीच में। एंड द पोजिशन ऑफ द सन, उसके बाद सन की स्थिति, क्योंकि पृथ्वी जो है सूरज के 23.5 डिग्री, पृथ्वी तो इंक्लाइन है ना, एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, तो एनर्जी जो है ना वो पर इकाई वॉल्यूम, पर इकाई क्षेत्रफल पे पड़ने वाला जो प्रकाश की मात्रा है इक्वेटर से पोल की तरफ घटते चला जाता है। ऑल्सो इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, और इक्वेटर तो डायरेक्ट सनलाइट प्राप्त कर लेता है, 90 डिग्री में आता है, जबकि पोल्स को थोड़ा सा मतलब तिरछा प्रकाश मिलता है, तो उसको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो सारा प्रकाश तो वायुमंडल खा जाता है, तो वहाँ पर भी कम प्रकाश पहुँचता है। Consider the following statement regarding the layers of atmosphere. All weather related phenomenon occurs in stratosphere. जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है सब स्ट्रेटोस्फीयर में होता है क्या? स्ट्रेटोपोर्स सेपरेट स्ट्रेटोस्फीयर टू ट्रोपोस्फीयर। मीटोर्स, ये जो मीटोर्स धूमकेतु जिसको हम लोग उछल तारा पुच्छल तारा बोलते हैं, बर्न इन दी मेजोस्फीयर ऑन एंट्रिंग फ्रॉम द स्पेस, ये मेजोस्फीयर में जल जाता है क्या जो स्पेस से आता है? तो रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम दी अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बाय थर्मोस्फीयर, तो बहुत दूर हो गया, 4 गलत है और दूसरा पहला भी गलत है, 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 ही सही है, ऐसे गलत हो गया मेरा। दो तो गलत है क्योंकि ट्रोपोस्फीयर इसको मीजोपोज बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में समझ लीजिए अच्छा से। स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम लोग कह सकते हैं जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, इट इज ए सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर फाउंड अबव द ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर है और इसकी ऊंचाई 15-50 किलोमीटर है, ठीक है, अप टू 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर, क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर, धरती से 50 किलोमीटर, धरती से 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज वेरी ड्राई, बहुत शुष्क है ये क्षेत्र और बहुत ही लिटिल वाटर वेपर है यहाँ पर। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको वाटर वेपर नहीं दिखेगा ज़्यादा। दिस लेयर प्रोवाइड सम एडवांटेज फॉर फ्लाइट बिकॉज इट द अबव स्टॉर्मी वेदर, इट इज अबव, ठीक इसके ऊपर जो है ना स्टॉर्मी वेव होता है, वेदर होता है, और एक स्टेडी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड्स इसमें बहता है। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन दिस लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर मिलता है। ओजोन लेयर तो पता ही है आपको क्या करता है। स्ट्रेटोपोर्स ये जो है ना ये सेपरेट करता है स्ट्रेटोस्फीयर को मीजोस्फीयर से, वहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर हो। मेजो ये जो मेजोस्फीयर है, मेजोस्फीयर इज फाउंड अबव द स्ट्रेटोस्फीयर,
स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर, समताप मंडल के ठीक ऊपर मज, इट इज द कोल्डेस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर, सबसे ठंडा है ये। मेसोस्फीयर स्टार्ट जो होता है वो 50 किलोमीटर से ऊपर और 80 किलोमीटर तक। टेम्परेचर ड्रॉप्स विद एल्टीट्यूड इन दिस लेयर, हालांकि टेम्परेचर जो है ना गिरता जाता है जैसे जैसे ऊपर जाइएगा। उसके बाद बाय 80 किलोमीटर इट रीचेस टू -100 डिग्री सेल्सियस। 80 किलोमीटर में चला जाइएगा ना तो -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। मीटोर्स बर्न इन दिस लेयर, मीटोर यहाँ पर बर्न हो जाता है। अपर लिमिट, इसका जो अपर लिमिट है मेसोस्फीयर का, उसको मीजोपोज बोलते हैं, जो कि सेपरेट करता है मेसोस्फीयर को थर्मोस्फीयर से। थर्मोस्फीयर, दिस लेयर इज फाउंड अबव द मेसोस्फीयर। 80 से 400 किलोमीटर के ऊपर चाहिएगा तो आपको मिलेगा थर्मोस्फीयर। रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, आर रिफ्लेक्टेड बाय द थर्मोस्फीयर। दिस टेम्परेचर, द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। अरोरा और जो सैटेलाइट्स है वो इसी लेयर में होता है, थर्मोस्फीयर में।